Hello everyone, get ready to learn the topic chemical reactions and equation with Mantasha. So, chemical reactions क्या होती हैं? The transformation of chemical substance, मतलब एक chemical substance का दूसरे chemical substance में convert होने को transformation chemical reaction कहलाती है. chemical reaction खाली अगर reaction की बात करें तो क्या होता है? कोई भी एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में जो कन्वर्जन जा रहा है उसे कहते हैं रिएक्शन. लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है केमिकल. तो केमिकल रिएक्शन के अंदर हम क्या देखते हैं कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो रहा है. तो ये चीज़ें हमने पहले अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखी थी. और अब देखते हैं हम इसमें क्या है. केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो बिल्कुल ही अपने जो सब्सटेंस फॉर्म होता है, ओरिजिनल सब्सटेंस जो फॉर्म होता है और उसके मुकाबले में जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. उनकी हर प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं. तो इसीलिए सबसे पहले बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन कौन सी चेंज से सफ़र करती है. तो केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज को सफ़र करती है. केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज वो चेंज होता है जो इरिवर्सिबल होता है. इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? जिनको वापस से हम उनके पुराने वाले फॉर्म में हम कन्वर्ट ना कर सकें. जैसे कि दूध का दही बनना, मिल्क का कर्ड बनना. क्या कर्ड से दोबारा मिल्क बन सकता है? नहीं बन सकता है. दोनों का फॉर्मूला भी अलग अलग होता है. अच्छा, केमिकल चेंज आपको बता दिया मैंने क्या क्या होता है कि किसी भी चीज़ का कन्वर्ट होना. और उसमें क्या सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए कि चेंज हमारा इरिवर्सिबल होना चाहिए, दोबारा से पुराने वाले प्रोडक्ट में ना बदल सके. और उसके अंदर एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है. एज अ रिजल्ट नया सब्सटेंस फॉर्म होने का. फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज हमारा एक रिवर्सिबल चेंज होता है. मतलब इनको वापस से हम पुराने वाले फॉर्म में ला सकते हैं. इसके अंदर कोई भी नया सब्सटेंस, कोई भी केमिकल फॉर्मूला सेम अलग अलग नहीं होते हैं. जैसे कि वाटर और आइस दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है. अगर वाटर का फॉर्मूला H2O है तो आइस का भी H2O ही रहेगा. और वाटर से आइस बन सकता है, आइस से वाटर भी बन सकता है. हमारी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दे रखी है, वन एक्टिविटी आप लोग को मिल जाएगी. एक्टिविटी फर्स्ट जो हमारी सबसे पहली एक्टिविटी है चैप्टर फर्स्ट की, उसमें बोलता है कि एक मैग्नीशियम का रिबन लेना है. हमने क्या लेना है? मैग्नीशियम रिबन लेना है. तो हमने लिख दिया उसका मैग्नीशियम का रिबन मतलब Mg. मैग्नीशियम ले लिया हमने. ठीक, ये कौन से स्टेट में है? ये सॉलिड स्टेट में है हमारा. इसको हमने साफ़ किया था सैंड पेपर से. हमने इसको क्लीन क्यों करा? क्योंकि क्या पता हमारे आसपास के सराउंडिंग के ऑक्सीजन है उन्होंने इससे अटैच हो चुकी हो. या मैग्नीशियम को हमने पहले क्लीन करा सैंड पेपर से. सैंड पेपर से क्लीन करने के बाद हमने इसको बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ O2. O2 की प्रेजेंस में हमने इसको बर्न करा, मतलब इसको जलाया. तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्या मिलता है हमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड. अभी ये रिएक्शन केमिकली बैलेंस्ड नहीं है क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स हमारे रिएक्टेंट्स में होते हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स हमारे प्रोडक्ट में होने चाहिए. अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं वो भी आपको अगले स्टेप्स में देखा जाएगा. मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम हमारा एक एलिमेंट है जो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है. इसे कहते हैं मैग्नीशियम. ये है ऑक्सीजन. और जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब ये एक्टिविटीज़ में क्यों बताई गई है? ये भी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है. क्यों केमिकल रिएक्शन हो रही है? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड एक तरीके का हमारा राख बन चुकी है, एक ऐश बन चुकी है. और ऐश जब बन जाता है तो दोबारा से वो सॉलिड फॉर्म में नहीं जा सकता है. तो ये क्या है? इरिवर्सिबल चेंज हो रहा है हमारा. और इसके अंदर क्या है? ये जब बर्न होता है, बर्न विद ब्राइट लाइट, ये इसकी लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट आती है. जब ये बर्न होता है तो बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है. ठीक है. और ये सॉलिड फॉर्म होता है, मतलब राख तो हमारी सॉलिड होती हैं. ठीक. नेक्स्ट बारी आती है हमारी एक्टिविटी सेकंड की, जो हमारी नेक्स्ट पेज पे है लेकिन एनसीईआरटी के अंदर गिवन है. सारी एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड को ध्यान में रखते हुए. उसमें बोलता है कि हमने एक लेड नाइट्रेट लेना है. लेड नाइट्रेट मतलब क्या होता है? लेड का फॉर्मूला क्या होता है? पीबी लेड का होता है. और लेड नाइट्रेट बोला है NO3. PbNO3 पूरा नहीं है क्योंकि जो लेड होता है उसकी वैलेंसी 2 होती है, NO3 की 1 होती है. तो इसको करने के लिए हम इसका होल का ट्वाइस करेंगे. PbNO3 का होल ट्वाइस. PbNO3 का होल ट्वाइस कर दिया हमने. अब इसमें हमने क्या देखना है? उसको किसके साथ रिएक्शन कराई गई है? हमारी रिएक्शन कराई गई है 2Ki के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराई गई है.
पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेशियम का होता है K और आयोडाइड का होता है I, पोटेशियम आयोडाइड। PbNO3 का होल ट्वाइस किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। अब यहाँ तक बात समझ में आई। अब जो रिएक्टेंट हमारा ये है, प्रोडक्ट क्या बनता है इसका, प्रोडक्ट बनता है Pb मतलब लेड की रिएक्शन होती है I मतलब आयोडाइड के साथ, PbI2 प्लस और क्या बना हमारा KNO3, प्रोडक्ट फॉर्म हुए हमारे ये। अब ये भी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, पहले इसको बैलेंस करने के लिए क्या देखेंगे, लेड का मॉलिक्यूल इधर भी, इधर कितने मॉलिक्यूल हैं, एक है, इधर भी एक मॉलिक्यूल है, इधर NO3 के मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 हैं, इधर एक ही है, तो यहाँ पे पहले हम 2 लगा देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे 2 पोटेशियम हो गए, यहाँ पे एक ही पोटेशियम है, इधर देखेंगे यहाँ पे 2 आयोडाइड है, इधर एक ही आयोडाइड है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। अब ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई है। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इस वाली रिएक्शन की करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जब भी हमारा कोई भी 2 कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं तो इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेस हो रहे हैं। पहला डिस्प्लेसमेंट किसके साथ हुआ, लेड का आयोडाइड के साथ हुआ, पहला डिस्प्लेसमेंट हुआ PbI2, और नेक्स्ट किसके साथ रिएक्शन हुआ, KNO3 मतलब पोटेशियम की रिएक्शन हुई NO3 के साथ। अब इसमें क्या खासियत है हमारी, पहली खासियत क्या पता लगी कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेस, 2 बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ रही है इसके अंदर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड क्या है इसके अंदर खासियत, जो PbI2 बना है हमारा, PbI2 एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, जो नीचे जाके हमारा जो कोई भी एक्वस फॉर्म होती है वहाँ पे जाके जम जाता है, नीचे बैठ जाता है PbI2, जिसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। प्रेसिपिटेट का निशान हमेशा हम ऊपर की तरफ लगाते हैं। आप प्रेसिपिटेट, ये क्या है हमारा, एक प्रेसिपिटेट है। कौन से कलर का फॉर्म होएगा ये भी बता देती हूँ मैं आपको, ये येलो कलर का फॉर्म होता है। कौन से कलर का फॉर्म होता है, येलो कलर का, और इस रिएक्शन में सिर्फ ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो क्या आएगा इसके अंदर, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन की वजह से और एक खास ना जाना जाता है। ठीक, अब एक्टिविटी थर्ड है हमारी, कौन सी एक्टिविटी है, थर्ड एक्टिविटी है, एक्टिविटी थर्ड। इसके अंदर बोलता है कि जिंक जो होता है, जिंक उसके ग्रेन्यूल्स लेने हैं, मतलब उसके दाने लेने हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स लेना है हमने, जिंक ग्रेन्यूल्स मतलब जिंक के दाने, क्रिस्टल्स लेने हैं। जिंक के क्रिस्टल्स लिए हमने Zn, जब क्रिस्टल्स लिए हैं तो वो सॉलिड फॉर्म होएगा, सॉलिड को हमेशा स्मॉल s से डिनोट करते हैं, हमने लिख दिया यहाँ पे प्लस। फिर ऐड करना है, क्या ऐड करना है उसके अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर दो या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दो। तो हमने यहाँ पे HCl ऐड कर दिया है, जिंक के साथ HCl। HCl क्या है, वो aqueous फॉर्म में है, aqueous कहते हैं लिक्विड फॉर्म में है, तो HCl लिक्विड फॉर्म में है। इसके अंदर क्या होगा, जो जिंक है वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा, और HCl के साथ रिएक्ट करने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होएगा वो होएगा जिंक क्लोराइड। क्या फॉर्म होएगा, जिंक क्लोराइड प्लस, और क्या होगा, H2 गैस इवॉल्व होएगी, मतलब ये गैस रिलीज आउट हो रही है, जिंक क्लोराइड बन गया। ये भी क्या बनेगा, aqueous फॉर्म में बनेगा, लेकिन जो H2 है वो गैस बनेगी हमारी, क्या बन जाएगी, गैस, ये गैस इवॉल्व होएगी। अब इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जिंक सिंगल था लेकिन ये 2 कंपाउंड से मिलकर बनता है, लेकिन जिंक सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रही है हमारी, तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, खाली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसे कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और क्या इस खूबी है इसके अंदर, हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है इसके अंदर। ठीक, तो हर एक केमिकल रिएक्शन का पता लगाने के लिए हमने क्या देखा इसके अंदर कि कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारी, कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती ही हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि वो केमिकल रिएक्शन हो रही हैं। अब केमिकल रिएक्शन का सबसे मेन मोटिव क्या है, उसमें कौन से कीवर्ड्स यूज़ होना है कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले मेन बात ये होती है। और इसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है और जो न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, उन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का वेरिएशन होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको सिर्फ रिएक्शन के कुछ टाइप बताए हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे कितने सारे टाइप्स हैं। एक्टिविटी हमने सारी डिस्कस कर ली है और हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं
कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या हमारी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं केमिकल रिएक्शन का पता लगाने के लिए कि केमिकल रिएक्शन हो भी रही है कि नहीं हो रही हैं। अब केमिकल चेंज से ही हम पता लगा नहीं सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। सबसे पहले पढ़ते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं केमिकल रिएक्शंस की, हमने देखा क्या होती हैं करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है हमारी केमिकल रिएक्शंस की, आपको मैं अभी बताती हूँ। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स होती है चेंज इन कलर। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है हमारी, चेंज इन कलर, कि हमारा जो कंपाउंड पहले बन रहा था और जो बाद में बन रहा है उसमें क्या कलर में चेंज आ रहा है। सबसे पहले क्या होती है चेंज इन कलर। उसके बाद आती है चेंज इन स्टेट, कि पहले सॉलिड था बाद में बन के हमारा लिक्विड बन गया, या पहले सॉलिड था फिर गैस बन गया। तो क्या है, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं इसके अंदर। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का रिलीज आउट होना क्या कहलाता है, हमारा केमिकल रिएक्शन में हो रही है। या फिर क्या हो हमारा चेंज इन टेम्परेचर, ये तो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि क्यूक्लाइम होता है, क्यूक्लाइम चूना देखा है आप लोगों ने, चूना उससे पहले हम उसको पानी में भिगो देते हैं, जब उसमें रिएक्शन होती है तो वो स्लेट लाइम बन जाता है। स्लेट लाइम तब बनता है जिस ड्राम में हमने उसको सोक करा था पानी के साथ, तो क्या होता है वो ड्राम बिल्कुल हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, क्योंकि जब हमारी क्यूक्लाइम की रिएक्शन पानी के साथ होती है वो स्लेट लाइम बनता है। और स्लेट लाइम बनने के बाद उसमें एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज आउट हो, बाहर निकले, प्रोडक्ट भी फॉर्म हो और हीट भी रिलीज आउट हो। जैसे कि हमने देखा क्यूक्लाइम में पानी ऐड करा और उसमें क्या बन गया, स्लेट लाइम बना, तो रिएक्टेंट्स भी थे और प्रोडक्ट भी था। लेकिन अलॉन्ग विथ किसके साथ हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब बाहर, थर्मिक मतलब थर्मा, थर्मा मतलब टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को थर्मा कहते हैं। तो जब टेम्परेचर हाई हो और वो रिलीज आउट हो रहा है, रिएक्शन से बाहर निकल रहा है, उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक की जस्ट अपोजिट होती है एंडोथर्मिक। ठीक है, दो रिएक्शंस होती हैं इसके अंदर, ये मैं बता देती हूँ आपको, एक्सोथर्मिक और दूसरी होती है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती हैं, वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज आउट हो। और एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट लेनी पड़े, जिसके अंदर हीट को दिया जाए ताकि रिएक्शन को आगे प्रोसीड कराया जा सकता है। ठीक है, हमने पढ़ा रिएक्शन बहुत रिएक्शंस पढ़ लिए हमने। रिएक्शन के अंदर दो मेन कंपाउंड होते हैं, एक हमारा पहला हमने ये टॉपिक पढ़ा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ये। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं रिएक्शन के कंपाउंड, कौन सी चीज़ें होती हैं जो रिएक्शन में हम पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो रिएक्शन के अंदर दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, एक होता है रिएक्टेंट्स और एक होता है प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट की डेफिनेशन सिंपल है। क्या होता है रिएक्टेंट की डेफिनेशन, वो सब्सटेंस, कौन सब्सटेंस, वो सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट in proceeding the reaction। जो रिएक्शन को बढ़ावा देने के लिए कंपाउंड और सब्सटेंस इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स क्या होता है, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन, जो रिएक्शन के बाद फॉर्म हुए और वो लास्ट हो उसे कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम पढ़ते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को सिंपल लैंग्वेज में। ये चार मेनली एनसीईआरटी में गिवन है हमें। सबसे पहला होता है चेंज इन कलर, कलर में चेंज आना। सबसे पहले कलर में चेंज किसका हमने देखा, कि हमने देखा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखा, जो हमने एक्टिविटी सेकेंड पढ़ी थी लेड नाइट्रेट की विद पोटेशियम आयोडाइड। तो हमने क्या देखा, जो लेड आयोडाइड बना है उसमें क्या हुआ है, प्रेसिपिटेशन हुआ है। यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ, लेड की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई थी, लेड नाइट्रेट की रिएक्शन कराई थी पोटेशियम आयोडाइड के साथ। देखा आप लोगों ने, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बना, पोटेशियम लेड आयोडाइड बना।
लेड आयोडाइड एक प्रेसिपिटेशन फॉर्म हुआ है जो कि येलो कलर का होता है। पहले इसका कोई और कलर था, बाद में इसको कोई येलो कलर हो गया। तो रिएक्शन के अंदर क्या चीज़ें हुई, कलर में चेंज आया। ठीक, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज आना। अब मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। सबसे पहले देखिए ये क्या है, हमारा जिंक ग्रेन्यूल्स थे। जिंक क्या था, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में था, बाद में वो aqueous फॉर्म में आ गया। तो इसके स्टेट में चेंज आया कि पहले सॉलिड था, फिर लिक्विड बना, फिर गैस बना। तो जो स्टेट होती हैं, स्टेट हमारी 3 होती हैं, पढ़ा था आप लोगों ने कि पहले होती है सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। ठीक, और एक और एग्जाम्पल बता सकते हैं चेंज इन स्टेट का, क्या है, मैग्नीशियम रिबन लिया था हमने, आप लोगों ने देखा था मैग्नीशियम रिबन लिया था, और इसके अंदर हमने क्या देखा था कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो सॉलिड है, लिखा हुआ है सॉलिड, और O2 गैस है। ठीक, लेकिन जो मैग्नीशियम आयोडाइड बन रहा है वो भी सॉलिड बन रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे ही रिएक्शन चेंज इन स्टेट को फॉलो करेंगी। कुछ रिएक्शन चेंज इन कलर को फॉलो करती हैं, कुछ रिएक्शन चेंज इन स्टेट को फॉलो करती हैं, कुछ एवोल्यूशन ऑफ गैस को फॉलो करती हैं, कुछ टेम्परेचर में चेंज को फॉलो करती हैं। तो अगर इन चारों में से कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शन के साथ हो रही हैं तो रिएक्शन केमिकली डन हो रही है। ठीक, अभी मैंने आपको प्रोडक्ट्स और इसके बारे में बता चुकी हूँ। रिएक्शन में मेनली 2 चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट होता है और वो रिएक्शन होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारा अब आती है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन का सिंपल मतलब होता है कि रिप्रेजेंट करना है केमिकल रिएक्शंस को किसी सिंबल या फॉर्मूले के इस्तेमाल करके। ठीक है, उस सब्सटेंस को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं केमिकल कंपाउंड्स के सिंबल्स या फॉर्मूले से, उसे केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि हमने A+B लेट सपोज कर लेते हैं, A+B को रिएक्टेंट मान लिया और C+D को प्रोडक्ट मान लिया। जब ये एड ऑन होंगे जो रिएक्शन को प्रोसीड कर रहे हैं, जो रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं उसे कहते हैं रिएक्टेंट से, और जो आंसर हमारा आता है, जो हमारा रिजल्ट आता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। अब इस एरो का मतलब क्या होता है? एरो बताता है कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, कि वो फर्दर ऑन मूव कर रहा है या वापसी डिकम्पोज हो रहा है। तो ये डायरेक्शन का यूज़ करते हैं। एरो का मतलब ये होता है कि किस लिए इस्तेमाल करा जा रहा है इसको, डायरेक्शन को बताने के लिए। अब एक सिंपल भाषा में बताया जाए तो केमिकल इक्वेशन क्या है वो आपसे पूछ लें। तो केमिकल इक्वेशन इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन इन अ कंसाइज एंड इन्फॉर्मेटिव वे। कंसाइज कहते हैं छोटा करके, एंड इन्फॉर्मेटिव मतलब वो छोटा भले ही हो गया लेकिन उसमें इन्फॉर्मेशन सेम है, उसी तरीके से इन्फॉर्मेशन है। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड क्या होता है? अब केमिकल इक्वेशन 2 तरीके की होती है, एक होती है बैलेंस्ड, एक होती है अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड में के अंदर क्या होता है कि जितने भी हमारे एटम्स हैं वो रिएक्टेंट में भी सेम रहेंगे और प्रोडक्ट में भी सेम रहेंगे। मतलब क्या हुआ कि LHS बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS, राइट हैंड साइड होगी। लेकिन अनबैलेंस्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है, LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS। अब आप कहोगे ऐसे तो बहुत जगह देखा जाता है कि हाँ कभी LHS बराबर होता है, कभी नहीं होता है। तो हमें अनबैलेंस्ड को बैलेंस करना ज़रूरी पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या बताता है, 9th में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि कंजर्व करना है, मास को बचाना है। तो इसमें क्या बताया गया था कि कोई भी मास कभी भी ना ही क्रिएट किया जा सकता, क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना ही कभी ख़त्म किया जा सकता है किसी केमिकल रिएक्शंस के अंदर। आप लोगों को बात समझ में आई इतनी? अब बैलेंसिंग द अनबैलेंस्ड इक्वेशन, इसके अंदर हम पढ़ते हैं आगे का क्या पढ़ा है, बैलेंसिंग करेंगे। किसके बारे में करेंगे? बैलेंसिंग द अनबैलेंस्ड रिएक्शन। अनबैलेंस्ड का कहने का मतलब क्या है कि जितने भी हमारे एटम RHS है, LHS में है, वो RHS में बराबर नहीं है। बैलेंसिंग द अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, या खाली रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक, अभी नया टॉपिक पढ़ रहे हैं इसलिए इसको एरो से डिनोट कर देते हैं। अब सिंपल सा फंडा है, दिमाग लगाना, एक बार में समझ जाना है। सबसे लास्ट में होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस। सबसे लास्ट में ऑक्सीजन होता है और उससे थोड़ा पहले हाइड्रोजन होता है, और सबसे पहले वो वाला मेटल हमारा, वो वाला एटम हमारा बैलेंस होता है जो ज़्यादा नंबर में होता है। मान लो मैं एग्जांपल से समझाती हूँ आप लोगों को। कौन सा एग्जांपल लिया जाए? हमने लिया फेरस का, मतलब आयरन का। हमने लिया कि एक फेरस है, फेरस मतलब आयरन बोला मैंने, ठीक। उसको मैंने पानी में, मतलब रस्ट, पानी मतलब वही मॉइस्चर हुआ, रस्ट हुआ, तो उससे क्या बना? फेरस और वाटर का रिएक्शन करा रही हूँ मैं। तो हमने पता है कि क्या बनेगा? Fe3O4, ठीक। और क्या रिलीज़ होएगी? हाइड्रोजन रिलीज़ होएगी।
समझ में आया? अब देखो ध्यान से समझो, समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे रिएक्टेंट में फेरस कितना है, 1 है, और प्रोडक्ट में फेरस कितना है, 3 है। तो मैक्सिमम नंबर का डिफरेंस इन्हीं दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 1 है और यहाँ पे 4 है। इसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लास्ट में किया जाता है। जो मेन मेटल होते हैं, जो मेन एटम होते हैं, उनको फर्स्ट में लिया जाता है, फर्स्ट में बैलेंस किया जाता है। अब फेरस इसमें 1 है, यहाँ 3 है, पहले हम यहाँ पे 3 लगा देंगे। अब फेरस बैलेंस हो गए, हमारे फेरस बैलेंस हो गए हैं, हो गए बैलेंस। अब कौन बचा, हाइड्रोजन। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, ये भी बैलेंस हो गया। लेकिन अब बच रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 एटम, 4 मॉलिक्यूल है इसमें, 4, यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल है। समझ में आ रही है बात? मैं अगर यहाँ पे 4 लगा दूँ तो ऑक्सीजन बैलेंस तो हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया है। ऑक्सीजन 4 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमारे 4 ही ऑक्सीजन, लेकिन अब जो अनबैलेंस हुआ है वो हमारा हो गया है हाइड्रोजन। 4 2 ज़ा 8, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे कितने हैं, खाली 2 हैं, खाली 2 है ना यहाँ पे। अगर मैं इस पे आगे भी 4 लगा दूँ तो 4 2 ज़ा 8, ये भी बैलेंस हो जाएगी। ये हो गई हमारी रिएक्शन बैलेंस। पहला समझ में आई बात? क्या बोला मैंने? सबसे पहले क्या ले जाता है, जो मैक्सिमम नंबर में एटम में डिफरेंस आ रहा है कि रिएक्शन में उतना अलग है, वो इतना अलग है। लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हमेशा लास्ट में बैलेंस किया जाता है, ठीक है। और ध्यान में रखते हुए कि हमेशा नंबर यहाँ पे लगते हैं, ना ही यहाँ पे। जो भी नंबर हमने ऐड ऑन करना है ताकि रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाए, उसको यहाँ पे ऐड करना है। और जो नंबर होता है साइड में और जो नीचे नंबर होता है, उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होती है, ठीक। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अभी मैंने पढ़ा था मैग्नीशियम रिबन का। मैग्नीशियम को जब हमने एयर के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने जब बर्न किया था तो हमें मिला था मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, मिला था MgO। अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम भी 1, यहाँ पे मैग्नीशियम 1। सबसे पहले हम एटम देखते हैं तो हमने देखा, लेकिन ऑक्सीजन के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। ऑक्सीजन के अंदर क्या आ रहा है, बहुत डिफरेंस आ रहा है। क्या कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सिंगल है। तो यहाँ पे अगर हम 2 लगा दें तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब लेकिन क्या डिफरेंस आया, मैग्नीशियम का डिफरेंस आ गया। आया कि नहीं आया मैग्नीशियम का? यहाँ 2 मैग्नीशियम है और यहाँ पे 1 मैग्नीशियम। तो यहाँ पे भी अगर हम 2 लगा दें तो मैग्नीशियम इधर भी 2 हो जाएगा, मैग्नीशियम इधर भी 2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? और O2 क्या है, O2 यहाँ पे भी 2 थे, यहाँ पे भी 2 हैं, क्योंकि O2 O साथ में लगा तो 2 बाहर है, तो इसके लिए भी 2 ही होएगा। और क्या हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, बताओ। हमने पढ़ा था अभी, क्या पढ़ा था, PbNO3 का होल ट्वाइस पढ़ा था। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराया था हमने, मतलब किसके साथ रिएक्शन कराया था? हमने रिएक्शन प्रोसीड कराया था पोटेशियम आयोडाइड के साथ। पोटेशियम आयोडाइड लिख दिया हमने, तो क्या फॉर्म हुआ था हमारा, लेड आयोडाइड फॉर्म हुआ था प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। अब ये रिएक्शन बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं है बैलेंस? सबसे पहले जिसका मेजर डिफरेंस आ रहा हो, क्या मेजर डिफरेंस है कि I2 क्या होता है हमारा, I आयोडीन। दोनों आयोडीन में डिफरेंस आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। तो ये 2 है, ये सिंगल है, ये 2 लगा दिया हमने, ठीक। अब देखो यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए। अब K पे चलो, K हमारा सिंगल है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे 2, जिसकी वजह से क्या होएगा, ये K हमारा बैलेंस हो जाएगा। I बैलेंस हो गया, I2 बन गया। यहाँ पे भी I सिंगल था, 2 लगाया तो I2 बन गया, यहाँ पे भी I2 बन गया। लेड यहाँ पे भी सिंगल है, लेड यहाँ पे भी सिंगल है, ठीक। यहाँ पे NO3 का ट्वाइस, मतलब N भी 2 है, O3 गुणा 6 मतलब O6 है। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल 2 हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 6 हैं, 3 2 ज़ा 6। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 3 2 ज़ा 6। इक्वेशन हो गई हमारी बैलेंस। आप लोगों को बैलेंसिंग समझ में आ गई, ठीक। अब आगे हम बढ़ते हैं, जो मेन चीज़ें हैं वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो बैलेंसिंग का पहले अब समझ में आ जाता है कि बैलेंसिंग के अंदर हमें LHS को RHS के बराबर प्रूफ करना होता है। और वो कैसे करेंगे, जब हमारी जो इक्वेशन है, जो रिएक्शन है, उसके अंदर सेम एटम होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम सेम होना चाहिए। और सबसे लास्ट में ले जाता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। मेन पहले कौन से लेते हैं, मेन पहले हम एलिमेंट्स लेते हैं जिनका मेन काम है हमारी रिएक्शन के अंदर। जैसे कि इसके अंदर मेन काम किसका है, फेरस का। इसके अंदर किसका मेन काम है, मैग्नीशियम का। इसके अंदर किसका काम है, हमारा PB। इसमें ज़्यादातर मेनली सारी चीज़ें हैं इस इक्वेशन के अंदर।
तो अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं। क्या टॉपिक है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक। बहुत सारे टाइप्स की रिएक्शन होती हैं, लेकिन एनसीईआरटी अभी हमें सिर्फ 5 तरीके की रिएक्शन बताता है, ठीक। अभी मैं आगे बताती हूँ आपको क्या क्या कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं, ठीक है। रिएक्शन पहले जो पढ़ते हैं वो होता है कॉम्बिनेशन। कौन सी रिएक्शन होती है हमारी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले देखते हैं कौन सी रिएक्शन की बात की जा रही है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एनसीईआरटी में बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे रखे हैं। मैं आप लोग को पहले सिंपल तरीके से समझाती हूँ। कॉम्बिनेशन में क्या होएगा कि कोई भी दो प्रोडक्ट, कोई भी क्या होंगे हमारे, दो कंपाउंड, दो सब्सटेंस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जब आपस में कंबाइन करें और एक रिएक्शन फॉर्म करें, उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइए बात समझ में, क्या बोला मैंने? रिएक्शन इन विच 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस आर कंबाइंड टुगेदर to form a new substance is called combination reaction। अब मैं इसको लिख देती हूँ, आप लोग भी अपने नोट्स में ऐड ऑन कर दिए। रिएक्शन की शॉर्ट फॉर्म है ये, in which the reaction in which the two or more than two substance are combined क्या होता है कंबाइंड करके? टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस एज प्रोडक्ट, ठीक। सिंपल क्या कहने का मतलब है इसमें कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलते हैं और एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। अब मैं इससे आपको एक सिंपल तरीका से समझाती हूँ, बिल्कुल सिंपल से। क्या, मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल लिख दूँ इसका यहाँ पे, डेली यूज से एग्जांपल लेते हैं, डेली लाइफ के, ठीक। सबसे पहले क्या लिया हमने? पहला एग्जांपल लेते हैं H2 + O2 क्या बनाता है? H2O वाटर बनाता है? नहीं बनाता है। दो सब्सटेंस हैं आपस में मिलकर H2O बना रहे हैं। ये गैस था, ये भी गैस था, लेकिन ये aqueous फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? aqueous। ये गैस थी, ये भी गैस थी। इसको मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम ये यूज़ करते हैं कि उसकी स्टेट कौन सी है। अगर हम स्टेट यूज़ कर रहे हैं तो इससे हमारा जो रिएक्शन है वो इन्फॉर्मेटिव लगेगी, कंसाइज वे में इन्फॉर्मेटिव लगती है, ठीक। H2O अभी ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना मस्ट है। रिएक्शन को बैलेंस करना मस्ट, बहुत ज़रूरी है। तो इसमें तो कोई मेन एटम है ही नहीं, मेन एलिमेंट तो है ही नहीं, तो हम इन दोनों को ही देखेंगे। हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन में गड़बड़ी हो रही है। इधर तो 2 है, इधर 1 है, तो जहाँ कम होता है वहीं पे लगाएंगे। यहाँ पे लगाया हमने 2, तो 2 ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा हो रहा है, इस तरफ यहाँ पे कम हो रहा है, तो जहाँ पे कम होएगा वहाँ पे ज़्यादा 2 लगा देंगे। ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। सेकंड आती है हमारी कार्बन प्लस ऑक्सीजन की, ठीक। तो क्या बन जाएगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? यहाँ पे हमारा कौन सा था? ये सॉलिड फॉर्म में था, ये हमारा गैस फॉर्म में था। क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस बन गई हमारी। आई बात समझ में? और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। क्या पढ़ा था? Mg + O2, ठीक। Mg क्या था हमारा? सॉलिड फॉर्म में था, इसलिए एसिड डिनोट करते हैं। O2 क्या था? गैस फॉर्म में था। क्या बना? MgO। ये भी सॉलिड ही बना, मतलब ऐश बन जाती है ना, वाइट पाउडर बनता है, वाइटिश पाउडर बनता है, वाइट पाउडर बना। अब ये इसको रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए, और ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद मैग्नीशियम बैलेंस करेंगे, क्योंकि मैग्नीशियम यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे सिंगल है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। ये हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन टाइप है, ठीक है। कॉम्बिनेशन समझ में आया। नेक्स्ट होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं हम इसको।
चलिए स्टार्ट करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? ये भी एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है, जिसको हमने नाम दे दिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके नाम से ही आप लोगों को समझना है कि किस तरीके की रिएक्शन होती है। डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन, सारी रिएक्शन केमिकल है, क्योंकि चैप्टर में हम सारी रिएक्शन केमिकली लर्न करेंगे और ये सेकंड नंबर पे होती है। फर्स्ट हमने क्या पढ़ी थी? फर्स्ट पढ़ी थी हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? डिकम्पोज मतलब टूटना, ब्रेक डाउन होना। तो क्या होता है इसका? रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर एलिमेंट और न्यू कंपाउंड। कहने का मतलब ये है कि एक कंपाउंड अगर रिस्पेक्टिव एलिमेंट ही रिस्पेक्टिव कंपाउंड में ब्रेक डाउन होता है, उस रिएक्शन को कहते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन में लिख देती हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। क्या डेफिनेशन होती है? क्या बोलता है ये? रिएक्शन इन विच, जिसके अंदर अ सिंगल कंपाउंड reaction in which a single compound breaks down। क्या होता है इसके अंदर? टूट जाता है, breaks down into 2 or more elements, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन होने के लिए, और न्यू कंपाउंड्स, या फिर न्यू कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन हो जाए उनका, उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी देती है, बहुत सारे एग्जांपल हैं। पहले बिल्कुल स्टार्ट करते हैं सिंपल से, जो हमने अभी रिसेंटली पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था अभी? कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन किससे होता है? कब होता है? जब स्लेग्ड लाइम में हम क्या करते हैं? CO2 का रिएक्शन करवाते हैं, CO2 गैस का रिएक्शन करवाते हैं। स्लेग्ड लाइम का एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है इसका? सबसे पहले स्लेग्ड लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लेग्ड लाइम होता है हमारा, जो कि किस फॉर्म में? aqueous फॉर्म में होता है। उसके अंदर जब हम CO2 का ये मिलन करते हैं तो क्या होता है? क्या बनता है? ये हमारा बन जाता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। इसे कहते हैं लाइमस्टोन। क्या कहते हैं? लाइम स्टोन कहते हैं। ठीक, और ये होता है हमारा स्लेग्ड लाइम। ठीक, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीनों कंपाउंड से मिलकर हमारा लाइम स्टोन बनता है। इसके अंदर जब लाइम स्टोन फॉर्म होता है तो हीट रिलीज आउट होती है, हीट भी निकलती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो ये जो एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है? ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, क्योंकि इसके अंदर कंबाइन हो रहा है, 2 एलिमेंट कंबाइन हो रहा है, इसलिए किसका रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो क्या होएगा इसके अंदर? डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती हैं उनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट अपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट में ब्रेक डाउन होएगा। जैसे कि हम लेते हैं CaCO3, किस में होएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ब्रेक डाउन होएगा और CO2 में ब्रेक डाउन होएगा। लेकिन यहाँ पे हीट रिलीज हो रही थी, जब इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो इसमें हीट मिलेगी, मतलब हीट को एब्जॉर्व करना पड़ेगा। जब हीट एब्जॉर्व होएगी तभी हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, तभी हमारा CO2 बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इन सब रिएक्शंस के अंदर हमारे क्या दिख रहा है? कि रिएक्शंस ब्रेक डाउन हो रही हैं। ये बात समझ में आई? और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे। और कौन से एग्जाम्पल है? मैंने लेड नाइट्रेट लिया। क्या लिया? लेड नाइट्रेट एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको मैंने हीट किया। क्या करा? हीट करा। तो क्या क्या बन के निकला? लेड ऑक्साइड बना हमारा एक, तो दूसरा क्या बना? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, और एक O2 बना। अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करते हैं हम। सबसे पहले ये 4 नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा, बाकी सब हमारा सिंपल बैलेंस है। इसको बैलेंस करना आपको मैंने सिखाया था, उस तरीके से कर लेना। तो ये क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गई। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब फॉर्म होती है तो इसका कलर ब्राउन फ्यूम्स में होता है, ब्राउन फ्यूम्स।
जब भी हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो हीट करने के बाद हम देखते हैं कि जिस टेस्ट ट्यूब में इसको हम हीट कर रहे थे वहाँ से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फ्यूम्स निकलती हैं और जो किस कलर की होती हैं, ब्राउन कलर्स की होती हैं। इतनी बात समझ में आई। एनसीईआरटी हमें एक और एग्जांपल देती है। क्या देती है कि अगर हम सिल्वर क्लोराइड AgCl को सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस क्या होती है, सनलाइट होती है इस तरीके से, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करें, इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो ये Ag+Cl2 में टूटता है कि नहीं टूटता है। अब इसको बैलेंस करते हैं, बैलेंस हो गई है। और एक और एग्जांपल देती है AgBr, देती है कि नहीं देती है। इसको भी अगर हम हीट दें तो क्या होता है, AgBr2 फॉर्म होता है। ये दोनों ही रिएक्शन किस में इस्तेमाल की जाती है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये एनसीईआरटी की बहुत अच्छी रिएक्शन है जो कि पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, पूछ सकते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सी रिएक्शन यूज़ की जाती है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। उसका एग्जांपल क्या है, AgCl को जब हीट करते हैं तो सिमिलरली क्या मिलता है, Ag मिलता है और Cl2 मिलता है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। अब ये जितने भी एग्जाम्पल्स थे हमारे गिवन थे एनसीईआरटी के अंदर, और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं लेकिन मेन जो थे मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट जो आती है वो होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो 3rd नंबर की है उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्स्ट हमने पढ़ी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड पढ़ रहे हैं डिकम्पोजिशन और थर्ड पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर, इसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले जो पता होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में। आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है। रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है कि कौन सा एटम, कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्शन करता है किसी दूसरे के साथ। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, इसके डेफिनेशन पर ध्यान देते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन होती है जिसके अंदर एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। इसके डेफिनेशन पे पहले आप बात करते हैं। क्या डेफिनेशन होती है, रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces a less reactive element फ्रॉम अ कंपाउंड। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाती हूँ। पहले आप रिएक्टिविटी सीरीज़ देखेंगे। इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज़ कम से कम याद होनी बहुत ज़रूरी है, उसी की वजह से हम आगे बढ़ पाएंगे। पहले इस रिएक्शन का मतलब समझते हैं कि एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। अब रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती हैं वो आपको मैं साइड में लिख के दिखा देती हूँ। रिएक्टिविटी सीरीज़, ठीक। सबसे पहला आता है पोटेशियम जिसको K से डिनोट किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा सोडियम, क्या आता है, सोडियम। नेक्स्ट क्या होता है, कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। उसके बाद क्या आता है हमारा एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर क्या आता है टिन, जिसको Sn से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या आता है हमारा, जिंक के बाद फॉस्फोरस। आप लोगों को बात समझ में आ रही है क्या बोल रही हूँ मैं, फॉस्फोरस आता है, फिर हाइड्रोजन आता है, फिर कॉपर आता है, फिर क्या आता है, मरकरी आता है हमारा। मरकरी के बाद सिल्वर आता है, फिर गोल्ड आता है, ठीक। अभी रिएक्टिविटी सीरीज़ है, मतलब क्या है, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे इसकी रिएक्टिविटी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप जाते हैं तो रिएक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी कौन है, K मतलब पोटेशियम है। सबसे लीस्ट कौन है, गोल्ड है। तो अब इसका मैं एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को। सबसे सिंपल जो एग्जांपल अभी दिया जा रहा है हमारे एग्जांपल में, हम लोगों ने पहले पढ़ा भी था, क्या पढ़ा था हमने कि अगर हमारा जिंक रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ, मैंने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए, तो कुछ समय बाद क्या दिखता है, कॉपर सल्फेट हमारा ब्लू कलर का होता है, कलर इसका क्या होता है, ब्लू होता है। लेकिन जब जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो वो जिंक सल्फेट बनाता है और जो CO होता है वो साइड में रिलीज आउट हो जाता है। समझ में आई बात क्या बोला मैंने। और जो जिंक सल्फेट होता है वो कलरलेस होता है। अभी इसमें देखना, सब जिंक ऊपर आ रहा है और कॉपर नीचे है,
कॉपर हमारा ये रहा, जिंक हमारा ये रहा। आ रही है बात समझ में आप लोगों को? ये देख रहे हैं, जिंक ये रहा, कॉपर ये रहा हमारा। जिंक बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, तो इसलिए ये इसको रिप्लेस कर देता है। तो कलर में भी चेंज आता है और रिप्लेस हो जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ हमारा जो कंपाउंड है, तो उसमें क्या है, मैंने एक एग्जांपल लिया जिंक का मैग्नीशियम सल्फेट से, जिंक का मैग्नीशियम सल्फेट से लिया, तो इसमें क्या होएगा, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जिंक जो है वो मैग्नीशियम से लीस्ट रिएक्टिव है, तो उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। एक और एग्जांपल क्या हो सकता है हमारा, लेड का करवाते हैं CuCl2 से, कॉपर क्लोराइड से, तो क्या मिलेगा हमें, PbCl2, कॉपर साइड हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है, और इससे क्या होता है, और ये किस लिए होता है, मोर रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान में रखते हुए। आ रही है आप लोगों को बात समझ में इतनी? इसमें क्या है हमारा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर टिन, फिर फॉस्फोरस, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है। 4th नंबर पे हमारी बात आती है, जो सबसे लास्ट सेक्शन है अभी तक की, 5th तक में, यानी कि जो मेन है वो 4 है, इसके अंदर के पार्ट हम पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ गई बात समझ में आप लोगों को। और एक आता है इसके अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट हो। अब इसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, अब जो रिएक्शन पढ़ेंगे इसके अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट होएगा, 2 बार डिस्प्लेस होएंगे अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। क्या होता है इसके अंदर, एक्सचेंज ऑफ आयंस। पहले इसकी डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं, क्या बोलता है, रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज्ड, मतलब आपस में एक्सचेंज्ड हो जाते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगी इसको डिटेल में। एक्सचेंज्ड बिटवीन 2 रिएक्टेंट्स, 2 रिएक्टेंट्स के बीच में जब आयंस का चेंज आता है, फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड, जब नया कंपाउंड वो बनाए, फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, बहुत जो मेन एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, सबके एग्जांपल याद करना बहुत मस्ट है, तभी हमारी एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये एग्जांपल है इसका डबल डिस्प्लेसमेंट का। क्या है एग्जांपल, मेन एग्जांपल ये है, सोडियम सल्फेट को, सोडियम सल्फेट को जब हम बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो सोडियम सल्फेट है किसके साथ रिएक्ट कर देता है, हमारा करता है क्लोराइड के साथ, क्योंकि ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका माइनस है, मतलब ये कैटायन है, ये एनायन है। इसमें क्या होता है, इसमें ये एनायन है, ये कैटायन है, तो इसमें आयन एक्सचेंज होता है, इसका आयन इसके नेगेटिव के साथ जुड़ता है, इसका आयन इसके नेगेटिव के साथ जुड़ता है। आ रही है बात समझ में? तो क्या बनेगा, सबसे पहले बेरियम सल्फेट BaSO4, और दूसरा क्या बनेगा, NaCl। आ रही है बात समझ में आप लोगों को? दिख रहा है, बेरियम सल्फेट और NaCl। ठीक है, बेरियम सल्फेट और NaCl बनता है, तो इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? अभी देखा हम लोगों ने क्या क्या देखा, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं क्या होती हैं, उससे पहले हम देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स में और नया कंपाउंड फॉर्म करता है। पहला एग्जांपल होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं आप लोग, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना का पेंट करवाते हैं, उसके बाद जब हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे मिक्स होती है तो देखते हैं और शाइन बनने लगता है, पेंट लाइमस्टोन बन जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमने पुताई जो करवाई है वो चूने से करवाई है, और चूने का जब पुताई होती है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस के अंदर, तो वो चूना बाद में कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और वो शाइन करने लगता है। लेकिन ये एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। लेकिन इसका अगर रिवर्स करते हैं, हम इसमें हीट देते हैं, क्या करते हैं, हीट का एड ऑन करते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट में हीट देते हैं, तो वो रिस्पेक्टिव अपने एलिमेंट में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती हैं वो मेनली कहा जाता है कि एंडोथर्मिक होती है नेचर में। एंडोथर्मिक का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, एंडोथर्मिक का मतलब वो केमिकल रिएक्शन जिनके अंदर एनर्जी का यूज़ हो, एनर्जी एब्जॉर्ब हो, ताकि हमारी जो रिएक्शन है फर्दर प्रोसीड कर सके। ठीक है, और जो हमारी
कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती है नेचर में। क्यों एक्सोथर्मिक होती हैं? क्योंकि उनके अंदर हीट दी जाती है, हीट रिलीज आउट होती है, ठीक है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का मतलब समझ में आया। अब एक और होता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन फर्दर 3 टाइप्स की होती हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन फर्दर 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो अभी मैं आपको बताती हूँ। फर्दर 3 टाइप्स की होती हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन कौन सी होती हैं वो? सबसे पहले होती है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब इन प्रेजेंस ऑफ हीट। क्या करते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन में हमारे जो रिएक्शन है वो ब्रेक डाउन तो हो रही है, लेकिन किसके प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होएगी? हीट के प्रेजेंस में। तो जो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी एक तरीके किसी का पार्ट ही है। ये सेकेंड रिएक्शन थी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसका फर्स्ट पार्ट है थर्मल। थर्मल का मतलब ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ हीट। अगर कोई रिएक्शन ब्रेक डाउन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ हीट के तो वो थर्मल है। क्या कहते हैं उसे? थर्मल। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इसमें भी सेम वही बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जब डिकम्पोजिशन हो रहा है हमारा, किसके प्रेजेंस में होएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन किसके प्रेजेंस में होता है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी के देने के बाद ब्रेक डाउन हो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्ड नंबर पे जो आता है वो होता है हमारा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन ये कौन सी होती हैं? ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब हमारी जो एनसीईआरटी में जो 2 एग्जाम्पल दिए थे वो किसके दिए हुए थे? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के दिए हुए थे। एक्टिविटीज़ के अंदर भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, लेकिन जो हमने अभी तक पढ़े हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के। मतलब देखा था हम लोगों ने कि जब AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड ब्रेक डाउन हो रहा था तो कब हो रहा था? जब उसमें सनलाइट पास कराई जा रही थी। जब सनलाइट के अंडर में रखा जा रहा था AgCl को तो वो रिस्पेक्टिव एलिमेंट में ब्रेक डाउन हो रहा था, Ag + Cl2 में ब्रेक डाउन हो रहा था। ये बात समझ में आई आप लोगों को? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? जब हमारी ब्रेक डाउन हो सनलाइट की प्रेजेंस में। तो एग्जाम्पल हमें किसका गिवन था? ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का था। ये तीनों ही किसके टाइप्स हैं? टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। इतनी बात समझ में आई? डिकम्पोजिशन। अब हमने क्या पढ़ा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आप इसमें पढ़ोगे एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती हैं? वो रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो? एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट में ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक। इसके अंदर आप लोग देखोगे कि कहीं कहीं पे प्रेसिपिटेशन भी होता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या बताया था मैंने? कि एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो वाटर में नीचे बैठ जाता है। इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है वाटर में बैठ जाता है नीचे की तरफ। और क्या होता है इसके अंदर? जो रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। कल भी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि एक कंपाउंड है जो नीचे बाद में फॉर्म हो जाता है। क्या बनाता है वो? प्रेसिपिटेट बनाता है। प्रेसिपिटेट फॉर्म करने के बाद वो क्या हो जाता है? प्रेसिपिटेट। हमारे हमने एग्जांपल पढ़े थे ना प्रेसिपिटेशन के। इसमें लेड नाइट्रेट को जब हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ हमने देखा था तो क्या होता है? प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। ये रहा हमारा सेकेंड एक्टिविटी। लेड नाइट्रेट को हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब रिएक्शन करा रहे थे तो क्या मिला था हमें? लेड आयोडाइड मिला था, जो कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था। जिस भी रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं उन रिएक्शन को कहते हैं प्रेसिपिटेट केमिकल रिएक्शन। और इसमें क्या देखा हमने कि प्रेसिपिटेट होता क्या है? सिंपल भाषा में क्या कहेंगे? इनसॉल्युबल सब्सटेंस इन केमिकल रिएक्शन। जो क्या हो जाते हैं? वो नीचे के बैठ जाते हैं आराम से। उनमें मतलब वो पूरे डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं, सॉल्युबल नहीं होता है इनको, ठीक है। ये पढ़ा हमने। और इतनी समझ में आई PbNO3 + 2Ki, इन दोनों में क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। इसका ये जो फॉर्म है, ये जो पार्ट है, ये इसके ये वाले आयन के साथ रिएक्शन करता है। Pb आयोडाइड बना और इसका जो ये वाला पार्ट है वो इसके साथ पूरा रिएक्शन करता है। इतनी बात समझ में आई है आप लोगों के साथ? पोटेशियम नाइट्रेट बनता है और ये
लेड आयोडाइड बनता है। तो लेड आयोडाइड एक क्या है हमारा, प्रेसिपिटेट है जो येलो कलर का फॉर्म होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेशन भी हो रहा है। अब हमने क्या पढ़ा था, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं वो क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि उसमें आयंस का एक्सचेंज होता है। तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर एक और रिएक्शन आती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होती है, मैंने ले लिया HCl, क्या लिया, HCl, और क्या लूँगी मैं, NaOH, क्या लिया मैंने, NaOH। दोनों ही एक कंपाउंड है, दोनों के अंदर दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें अलग अलग आयंस हैं कि नहीं है। अब इसके जो HCl है ये एसिड है, NaOH बेस है। जब इनकी रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, NaCl बनता है, सॉल्ट बनता है। इसके अंदर भी जितने भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है सबके अंदर सॉल्ट फॉर्म होता ही होता है। तो ये सारे सॉल्ट फॉर्म हो रहे हैं, ठीक, सॉल्ट फॉर्म होएगा, इसमें भी NaCl रिलीज हो जाए, सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। याद रखनी बात कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। तो HCl को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट फॉर्म होता है और वाटर रिलीज आउट होता है। तो जिस भी रिएक्शन के अंदर दो आयंस का एक्सचेंज हो रिएक्टेंट्स के बीच के में, उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर एक टाइप होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब न्यूट्रलाइज कर देना, सॉल्ट फॉर्मेशन होना एसिड और बेस के साथ में कंबाइन होने के बाद। ये बात समझ में आई। फिर हमने पढ़ा था कि डिकम्पोजिशन के भी टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं वो, थर्मल डिकम्पोजिशन जो क्या होता है, ब्रेक डाउन और इन प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना। और क्या पढ़ा हमने, हीट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना। और क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हमने पढ़ा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोलिटिक का एग्जाम्पल ही बताया था मैंने, क्या बताया था, सिल्वर क्लोराइड। अगर हम सनलाइट नीचे रखते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का कलर वाइट होता है, लेकिन जब उसको सनलाइट के अंदर रखते हैं तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट में ब्रेक डाउन हो जाता है सिल्वर और क्लोराइड के अंदर। तो जितने भी एग्जाम्पल हमने NCERT में पढ़े हैं ये सब क्या है, मेन जो है हमारे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है। ठीक है, चले हम आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट टाइप की रिएक्शंस रह गई थी हमारी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा आजकल की डेली लाइफ में हम लोग देख सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को। पहले इसे समझ लेते हैं होती क्या है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, सबसे सिंपल लैंग्वेज में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एड ऑन होना। अगर किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन एड ऑन हो रही है, हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन। ये हमारे 5th टाइप ऑफ रिएक्शन है, ये भी रिएक्शन में आती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक, अभी पहले समझते हैं ऑक्सीडेशन होता क्या है। ये 5th टाइप की रिएक्शन है। सबसे पहले समझते हैं ऑक्सीडेशन को। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, इफ ऑक्सीजन is added to any reaction called oxidation, क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और रिडक्शन क्या होता है, if hydrogen is added to any reaction, hydrogen is added to any reaction, इसे कहेंगे हम रिडक्शन। रिएक्शन की शॉर्ट फॉर्म इसमें ये भी लिख सकते हैं। और इन दोनों में एक एक क्राइटेरिया और होता है। अगर हमारे कोई ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होने का यही मतलब नहीं है कि ऑक्सीजन का ऐड ऑन होना। अगर हाइड्रोजन का रिमूवल भी हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन का कहलाएगा। रिडक्शन में सिर्फ हाइड्रोजन का एडेड नहीं होता है, अगर ऑक्सीजन रिमूव भी हो रहा है तो वो भी रिडक्शन के अंदर में आएगा। ठीक है, रिडक्शन का एक और क्राइटेरिया क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो रिडक्शन कहलाएगा, लेकिन अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो क्या होएगा, ऑक्सीडेशन होएगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो क्या होएगा हमारा, ऑक्सीडेशन होएगा। ठीक, इसके एग्जांपल दे रखे हमारे NCERT में। एग्जांपल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर एक टाइप की रिएक्शन के एग्जांपल मस्ट है, आने ही चाहिए। सबसे पहले बोला था कि कॉपर का एग्जांपल देती हूँ आपको। सबसे पहले क्या बोला इसने, कॉपर की अगर हम रिएक्शन कराएं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, किस प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में कराई तो क्या बनता है, CuO। बना नहीं बना, तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही है। रिडक्शन का एग्जांपल लेते हैं हम एक, ताकि कॉन्सेप्ट हमारे क्रिस्टल क्लियर हो जाए। क्या एग्जांपल हो सकता है हमारा, सबसे पहले लेते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड को। ये क्या बनता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाया है ये हमारा, ये कॉपर है, ऑक्सीजन है। क्यूप्रिक ऑक्साइड के अंदर जब हम हाइड्रोजन का
ऐड कराते हैं, हाइड्रोजन को ऐड कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हीट के अंदर, तो क्या बनता है, वो कॉपर होता है और H2O रिलीज आउट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का रिमूवल भी हुआ है यहाँ से और हाइड्रोजन का एड ऑन भी हुआ है इसमें। तो ये जो रिएक्शन है ये किस तरीके की रिएक्शन कहलाएंगी हमारी, इसके अंदर दोनों चीज़ हो रही हैं, रिडक्शन भी, रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, और इसमें दो चीज़ भी हैं, क्या है, अब जिसमें दोनों टाइप की रिएक्शन हो, दोनों तरीके की रिएक्शन होती हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिमूवल। देखो यहाँ पे पहले ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिमूवल हुआ, ऑक्सीजन का रिमूवल मतलब रिडक्शन, इसके अंदर रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन का एड ऑन हुआ, तो हाइड्रोजन का अगर एड ऑन होता है तो क्या बनता है हमारा, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जिस भी रिएक्शन में दोनों क्राइटेरिया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ में होते हैं उन रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, रिएक्शन in which oxidation and reductions takes place simultaneously. Oxidation and reduction takes place simultaneously. Reduction takes place simultaneously मतलब आपस में होना ही चाहिए। इसे रिएक्शन को कहते हैं, कौन सी रिएक्शन कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल आप लोगों को समझ में आ चुका है, और भी एग्जांपल होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के। ठीक, अभी हम इतना समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि एक नया टॉपिक होता है हमारी एनसीईआरटी में, कोरोजन। कोरोजन हम लोग देखते हैं, लेकिन उसका नाम कोरोजन क्यों होता है अभी मैं बताती हूँ। कोरोजन सबसे पहले टॉपिक नया है तो उसके लिए हम नया टॉपिक को मेंशन करेंगे, कोरोजन। आप लोगों ने अपने डेली लाइफ में देखा होगा कि हम लोहा खरीदते हैं, कुछ साल बाद उसमें रेडिश ब्राउन कलर का कुछ फॉर्मेशन होने लगता है, तो क्या होता है, ये रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है, आयरन में जंग लग रहा है। अगर आयरन में जंग लग रहा है तो उसे रस्टिंग कहेंगे, लेकिन किसी और एलिमेंट्स के अंदर अगर जंग लग रहा है तो उसे क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। कोरोजन का मतलब क्या है, कोरोजन का सिंपल मतलब ये है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा, इट्स सेड टू बी कोरोड एंड द प्रोसेस कॉल्ड कोरोजन। अब मतलब समझ लेते हैं, डेफिनेशन समझ लेते हैं। व्हेन अ मेटल, कोई भी मेटल हो हमारा, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड, क्या होता है हमारा मेटल जब अटैक होता है, अटैक्ड मतलब किसी भी कोई भी कंपाउंड के साथ अटैक हो रहा है, बाय सब्सटेंसेस, सिर्फ चीज़ों से जब अटैक हो, सब्सटेंसेस अराउंड, उसके आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उसके साथ, इट सच एज मॉइस्चर, सबसे पहले क्या है, नमी होनी चाहिए। अगर नमी है और उसके बाद अब कोरोड हो रहा है, मतलब जंग लग रहा है उसके अंदर, तो सबसे पहले कौन हो गया, मॉइस्चर हो गया। एसिड की वजह से भी कोरोजन हो जाता है, या फिर ETC एक्सेट्रा, इज सेड टू कोरोड, इज सेड टू कोरोड, क्या कहलाएगा, कोरोड कहलाएगा हमारा इसमें। एंड प्रोसेस कॉल्ड, और जो प्रोसेस है हमारा, जिस प्रोसेस के अंदर ये हो रहा है उसे क्या कहलाते हैं, कोरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोजन। अब अगर हम बात करें आयरन को, तो आयरन सिर्फ अगर आयरन के अंदर जंग लग रहा है तो उसे कहेंगे रस्टिंग, आयरन के अंदर अगर जंग लग रहा है उसे कहेंगे रस्टिंग। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी और एलिमेंट की, जैसे कि सिल्वर के अंदर अगर जंग लग रहा है या कोरोजन हो रहा है तो उसे उसमें कैसे पता लगेगा कि रस्ट है, उसके लिए हम रस्टिंग इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसके लिए वर्ड का यूज़ करते हैं कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, किसी भी दूसरे सब्सटेंस का एक मेटल के ऊपर अटैक लग जाना, उसे कहते हैं कोरोजन। एग्जांपल हम देख सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है तो आयरन किस कलर का हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है किसकी वजह से, जो आसपास की चीज़ें होती हैं उसकी वजह से आयरन पर रस्ट लग जाता है। लेकिन ये बोलता है कि अगर सिल्वर के ऊपर कोरोजन हो रहा है तो ब्लैक कोटिंग हो जाती है, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग होती है हमारी। लेकिन अगर हम बात करते हैं उसकी कॉपर की, तो कॉपर के ऊपर होती है ग्रीन कोटिंग, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर के अंदर ग्रीन कोटिंग होती है। तो ये सब एग्जाम्पल हमारे कोरोजन के हैं, एग्जाम्पल्स किसके हैं, कोटिंग कोरोजन के, एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। इतनी बात समझ में आई, कोरोजन क्या होता है। अब ये बात तो समझ में आ गई कोरोजन क्या होता है। कोरोजन का मतलब सिर्फ सिंपल ये है कि अगर कोई एक मेटल दूसरे किसी और सब्सटेंस की वजह से उसके ऊपर अटैक आ रहा है, कोई अलग चीज़ उसके ऊपर दिखाई दे रही है हमें, तो उसे कोरोजन कहते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगता है, किसकी वजह से जंग लगता है ये पता होगा आप लोगों को, नमी देखते हैं तो जैसे मॉइस्चर होता है वैसे आसपास बहुत जल्दी लग जाता है। और क्या होता है इसके अंदर,
जैसे हमने बताया अभी, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग लग जाती है। आपके एनसीईआरटी में इतना ही गिवन है, किसकी वजह से होती है ये नहीं पता, लेकिन एग्जाम्पल्स मस्ट हैं। कॉपर के ऊपर किसमें दिया हुआ, कॉपर के ऊपर ग्रेन कोटिंग लग जाती है, ठीक, जबकि कॉपर ब्लू कलर का होता है। तो इसमें डिफरेंस देखा जाता है, कोरोजन क्या होता है। अब एक जो लास्ट टॉपिक है हमारे एनसीईआरटी का, वो क्या है हमारा लास्ट टॉपिक है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी से आप क्या समझते हैं? रेंसिडिटी का मतलब आप लोगों ने 6th-7th क्लास में ही पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था? रेंसिडिटी क्या होती है, किसी चीज़ का सड़ना। अब सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, लेकिन किस वजह से होता है, कैसे होता है, ये देखते हैं। कभी आप लोगों ने देखा है कि चिप्स होती हैं, उनका जो टेस्ट होता है वो बहुत डिफर करता है, जबकि उनकी एक्सपायरी ठीक होती है, लेकिन उनका टेस्ट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। क्यों होता है? क्योंकि जो उसके अंदर फैट्स और ऑयल प्रेजेंट हैं, उनमें क्या होता है, फैट्स और ऑयल्स के अंदर जो होते हैं वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो हमने क्या बताया इसमें, फैट्स और ऑयल्स क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। रेंसिडिटी, अब क्या होता है इसकी डेफिनेशन, रेंसिडिटी इज द प्रोसेस बाय विच फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड ऑक्सीडाइज कॉजिंग देम टू स्मेल एंड टेस्ट बैड। कहने का मतलब यह है कोई भी खाने में अगर फैट्स और ऑयल्स प्रेजेंट हैं तो उसके ऑक्सीडेशन होने की वजह से उनका खाना या तो टेस्ट में चेंज आएंगे या फिर स्मेल में चेंज आएगा, और दोनों ही स्मेल और टेस्ट उसके बहुत बुरे बन जाते हैं, स्मेल और टेस्ट बहुत बैड हो जाते हैं। क्या होता है, स्मेल और टेस्ट बहुत बैड बन जाता है, और इसकी वजह से ये अनडिज़ायरेबल हो जाता है खाने के लिए। तो इसके डेफिनेशन पर ध्यान देते हैं। रेंसिडिटी इज़ द प्रोसेस, क्या है हमारी, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, बाय विच, जिसके द्वारा जो फैट्स होते हैं, बाय विच फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड ऑक्सीडाइज, खाने में जितने भी तेल या फिर हमारा क्या होता है, फैट्स होता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से कॉजिंग देम, जितने भी इसमें खाने का चीज़ें हैं, कॉजिंग देम टू स्मेल एंड टेस्ट बैड, स्मेल भी अजीब सी आएगी और टेस्ट भी जो होता है वो बहुत बैड आता है, जिसकी वजह से एंड मेकिंग देम क्या हो जाता है, और खाने को हमारा जो होता है बहुत ही अनडिज़ायरेबल चीज़ें देता है टेस्ट में, मेकिंग देम टू अनडिज़ायरेबल टू ईट, अनडिज़ायरेबल टू ईट। इसी वजह से जो पैकेट फूड होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, नेचुरल एयर भरते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो पैकेट होता है उसमें बहुत ही कंटेंट में, बहुत थोड़े कंटेंट में वेट होता है, लेकिन देखते हैं तो वो बहुत फूला हुआ होता है। कोई भी चिप्स का पैकेट होता है, किसी चीज़ का पैकेट होता है, उसमें वो फूला हुआ क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर हम नाइट्रोजन गैस भरते हैं। नाइट्रोजन गैस का मतलब क्यों है, क्यों भरा जा रहा है उसके अंदर, नाइट्रोजन गैस एक ऐसी गैस है जो रिएक्शन बिल्कुल नहीं करती है किसी भी साथ के साथ, तो नाइट्रोजन गैस को उसको फिल किया जाता है इसलिए। तो हम अगर पूछें कि वेज ऑफ प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी क्या है, बहुत सारे वेज हो सकते हैं रेंसिडिटी के, तो 3-4 तरीके हैं इसके वजह से रेंसिडिटी बच सकती है। वो क्या हो सकते हैं, वेज टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, रेंसिडिटी बचाने की क्या क्या वेज हैं, क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहली बात, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करो। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो फूड है वो आगे ख़राब नहीं होता है। एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, हमारा फूड जो होता है ख़राब नहीं होता है, फूड हमारा ख़राब नहीं होता है। उसके बाद सेकंड क्या है, स्टोरिंग इन एयर टाइट कंटेनर, जो भी हमारी चीज़ें हैं उनको किसके अंदर फिल कर दो, एयर टाइट कंटेनर के अंदर फिल करके दे दो, भर दो। अगर एयर टाइट कंटेनर रहेगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो हमारा खाना ऑक्सीडाइज नहीं होएगा, और ऑक्सीडाइज नहीं होएगा तो रेंसिडिटी भी नहीं होएगी। थर्ड क्या है, उसको रेफ्रिजरेट कर दो, रेफ्रिजरेटिंग, क्या करना है, रेफ्रिजरेट कर दो, उसको फ्रिज में रख दो, इसकी वजह से जितने माइक्रोब्स या कुछ भी फैट्स का ऑक्सीडेशन होएगा वो बिल्कुल ही स्लो डाउन हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, स्लो डाउन। और सबसे मेन तो है ही हमारा फिलिंग पैकेट्स विद नाइट्रोजन, फिलिंग पैकेट्स विद नाइट्रोजन, क्यों कर रहे हैं नाइट्रोजन के साथ फिल, ताकि नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो बहुत ही स्लो क्या करती है, रिएक्शन करती है किसी और के साथ, किसी और भी कंपाउंड के साथ, ठीक है। तो आज हमारे सारे कंप्लीट होते हैं, बस हमारी एक्टिविटीज़ रह रही है। एक्टिविटीज़ हम स्टार्ट करते हैं, मैंने 3 एक्टिविटी पढ़ा दी थी, अब नेक्स्ट एक्टिविटी मैं स्टार्ट करती हूँ 4th एक्टिविटी से। चलो तो शुरू करते हैं हम एक्टिविटीज़। जितनी भी हमारी बुक्स में एक्टिविटी थी साइंस की वो मैंने आपको डिस्कस करनी है आज, ठीक है। और अभी मैं करती हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से। 3 एक्टिविटी मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाई दी थी, एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है।
सबसे पहली एक्टिविटी है मैग्नीशियम रिबन की। हमने देखा था सबसे पहली एक्टिविटी में क्या देखा था कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया था। अब जब हम एयर के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो एयर में ऑक्सीजन होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हमने, जब मैग्नीशियम बर्न हो रहा था तो वो एक ब्राइट लाइट के साथ बर्न हो रहा था। ब्राइट लाइट बहुत चमकीली रोशनी होती है। ठीक, मैग्नीशियम क्या था, एक सॉलिड था, नहीं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड वो भी सॉलिड बना। ठीक, आपको इतनी बात समझ में आई? ठीक है। एक्टिविटी सेकंड, लेड नाइट्रेट। एक्टिविटी सेकंड किसकी है? लेड नाइट्रेट की है। जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है तो लेड आयोडाइड बनाता है, जो एक तरीके का येलो प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, और पोटेशियम नाइट्रेट बना। ठीक है, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों हो रही है? मैंने आपको पहले ही बताया था, लेड और नाइट्रेट अलग अलग आयन है, पोटेशियम आयोडाइड अलग अलग आयन है, इनके एक्सचेंज हो चुके हैं आयन। लेड आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर रही है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और इसके अंदर प्रेसिपिटेशन भी हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रेसिपिटेशन भी लिख दिया है। ठीक है, आगे बढ़ता है थर्ड की तरफ। जो एक्टिविटी थर्ड है, जिंक और HCl के बीच में है। जिंक और HCl, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों कहला रही है? क्योंकि इसके अंदर रिएक्टिविटी सीरीज की बहुत इंपॉर्टेंस है। आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू जिंक। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए इसके साथ रिएक्शन होएगी, जिंक क्लोराइड बनाएगा और H2 गैस इवॉल्व होएगी, रिलीज आउट होएगी। जब इसमें क्या क्या खूबी पता लगेगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। ठीक, एक प्रकार की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम फोर्थ एक्टिविटी में। इसमें हमने क्या देखा था, जब हम क्यूक्लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिलाते हैं, स्लोली वाटर जब मिलाएंगे तो क्या पता लगेगा हमें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेग्ड लाइम भी कहते हैं। और जिस दौरान जिस बीकर में हम स्लेग्ड लाइम फॉर्म कर रहे होते हैं, वो बीकर देख सकते हैं हम जब अपनी क्लास एक्टिविटी करते हैं तो वो हीट हो जाता है। जब हीट होएगा तो क्या होएगा, फिर हीट होने के बाद वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिससे पता लगता है कि ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर हीट रिलीज होती है। ठीक है, फिर फिफ्थ एक्सपेरिमेंट में क्या देखा हमने, जब फेरस सल्फेट एक क्या है, ये ग्रीन विट्रॉल, क्या कहते हैं इसे? ग्रीन विट्रॉल कहते हैं। जब वो वाटर के साथ होता है, इसे इस पूरे कंपाउंड को ग्रीन विट्रॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ग्रीन विट्रॉल कहते हैं, ग्रीन विट्रियोल। ठीक, इसका जब डिकम्पोजिशन होता है तो फेरस सल्फेट और वाटर के मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है। फिर जो फेरस सल्फेट होता है इसका ब्रेक डाउन होता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है। फेरस सल्फेट का जब ब्रेक डाउन होता है वो रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट, एक रेडिश ब्राउन रेसिड्यू बनता है फेरिक ऑक्साइड का। किसका बनता है? फेरिक ऑक्साइड का रेसिड्यू बनता है। और साथ में दो तरीके की गैस इवॉल्व होती है, SO2 और SO3। ठीक है, तो इसमें भी दो तरीके की गैस इवॉल्व हो रही हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई? एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, पता लग गई आपको, दो गैसेस इवॉल्व हो रही हैं और फेरिक ऑक्साइड रेडिश ब्राउन कलर का बनता है। लेकिन जब फेरस सल्फेट होता है तो वो ग्रीन कलर का होता है। इतनी बात समझ में आई? अब बढ़ते हैं एक्टिविटी 6 की तरफ। आप लोग अपने देख सकते हैं बुक्स में एक्टिविटी सीरीज वाइज मैंने करा दी है, देख सकते हैं। अब आया लेड नाइट्रेट, फिर से लेड नाइट्रेट आ गई इसमें। लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन हुआ तो क्या बना हमारा? लेड ऑक्साइड बना। क्या बना? लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड एक येलो यस रेसिड्यू है, नीचे जम जाता है वो। और उसके बाद NO2, जिस टेस्ट ट्यूब में हम लेड नाइट्रेट को बॉईल कर रहे थे, और जब बॉईल कर रहे थे तो क्या देखा हमने कि एक येलो रेसिड्यू बनता है, नीचे जम जाता है। और क्या होता है? ऊपर ब्राउन फ्यूम्स आती है, NO2 की ब्राउन फ्यूम्स आती हैं, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ब्राउन फ्यूम्स आती है पंजेंट स्पेल के साथ, और ऑटो रिलीज होता है। लेकिन अगर पता लगना है कि लेड नाइट्रेट की रिएक्शन हो रही कि नहीं हो रही है तो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट देती है NO2 का क्या खासियत है कि वो रिलीज आउट होती है ब्राउन फ्यूम्स के साथ, उसकी फ्यूम्स ब्राउन कलर की होती है, उसकी पंजेंट स्मेल होती है। एक्टिविटी 7 में हमने क्या देखा, आप लोग पढ़ सकते हैं उस अपनी NCERT से, कि एक टेस्ट बीकर लेना है, उसमें वाटर लेना है, फिर उसमें इलेक्ट्रोड्स डालने हैं और उसको फिर रख देना है ढक के, मतलब उसको क्या करना है, ढक के रख देना है, मीन्स उसको इन्वर्ट करनी है, टेस्ट ट्यूब उसके ऊपर रख देनी है। ठीक है, जब ये सब हमने किया तो हमने क्या देखा, दो इलेक्ट्रोड ली थी, दो टेस्ट ट्यूब से भर दी गई थी। जब वाटर के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास की गई तो कुछ समय के बाद हमने क्या देखा कि जो वाटर है और जो उसको टेस्ट ट्यूब डाली गई हैं उसमें एयर बबल्स प्रेजेंट हैं। जब उन एयर बबल्स को कलेक्ट किया गया तो जिस
टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन की बबल्स थे, जब उनको बर्न करा गया तो वो एक पॉप साउंड के साथ बर्न होते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत आवाज़ तेज से बर्न होते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब बी को हमने बर्न किया, कैंडल उसके सामने बर्न करी, तो उसमें से बहुत तेज इट मोस्ट बर्न मोर ब्राइटली, वो बहुत ज़्यादा ब्राइटली मतलब चमकीले से बर्न होती है। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या होती है, पॉपिंग साउंड के साथ बर्न होती है, और जो ऑक्सीजन होती है वो ब्राइटली बर्न होती है। तो इसमें हमने क्या देखा कि कोई भी वाटर मॉलिक्यूल में अगर हम इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, जितनी भी वॉल्यूम हमारे ऑक्सीजन की प्रेजेंट होएगी, उसकी हमेशा ट्वाइस ही हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल प्रेजेंट होएगी। आप इसे रिएक्शन से भी देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, ये H2O है, इसकी जब हमें ब्रेक डाउन करा तो H2 गैस रिलीज हुई, O2 गैस। यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल था, यहाँ डबल मॉलिक्यूल बना, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे भी लगाया, तो ये डबल मॉलिक्यूल बन जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है? तो मेन उसको बैलेंस करने के लिए हमने 2 यहाँ पे लगाया, 2 यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा क्या है, ट्वाइस है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस ट्वाइस रिलीज होती है एज़ कम्पेयर टू O2। अब आती है 8th एक्टिविटी हमारी। 8th एक्टिविटी हमने अभी पढ़ी हुई थी। क्या पढ़ी थी, सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में देखते हैं डिकम्पोज हो रही नहीं है, जब डिकम्पोज होती है तो जब सिल्वर क्लोराइड होता है वो वाइट कलर का होता है, लेकिन जब सिल्वर फॉर्म होता है तो वो ग्रे कलर का होता है। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज होता है सिल्वर और क्लोरीन के अंदर। इस एक्टिविटी से इतना ही बताया गया है, और ये एक्टिविटी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बढ़ते हैं 9th एक्टिविटी की तरफ। 9th एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। उसमें हमने क्या देखा 9th एक्टिविटी में, कि हमने आयरन लेना है और उसको रिएक्शन करानी है कॉपर सल्फेट में। ऐसे नहीं बोला, उसमें बोला था कि एक बीकर लो, उसके अंदर नीडल को पुट करना है। हमें क्या करना है, नेल रखनी है, नेल मतलब कील रखनी है, और कील एक में रखना है जिसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हो और एक में कम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। फिर हम क्या देखते हैं, ये जो टेस्ट ट्यूब हो जिसमें हमने नेल को रखा था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, तो उस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बाद में फेड हो जाता है। पहले ब्लू था, जब उसको आयरन रखी गई, आयरन की कील उसके अंदर डाली गई, तो उसका कलर फेड होकर ग्रीन में आ गया, फेड्स टू ग्रीन, उसका लाइट ग्रीन में कलर चेंज हो जाता है फेरस सल्फेट का। ठीक है, तो हमने इसमें क्या देखा, शोज इंटेंसिटी एंड कलर ऑफ आयरन इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, कॉपर सल्फेट में डालने के बाद उसका क्या रिएक्शन रहता है। एक्टिविटी 10 में क्या देखा हमने, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की जब रिएक्शन कराई गई तो बेरियम सल्फेट और NaCl फॉर्म हुआ। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ठीक है, सॉल्ट भी फॉर्म हुआ हमारा, एक NaCl सॉल्ट फॉर्म हुआ है, और इसके अंदर आयन का एक्सचेंज हो रहा है। आयन क्या है, सोडियम, इसमें क्या है, बेरियम। ये कटायन है और ये दोनों आयन हैं, तो इसके एक्सचेंज होते हैं आयन्स का, इसलिए इसको रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आता है एक्टिविटी 11। एक्टिविटी 11 में हमने क्या देखा, बेसिकली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में हमने बात करी है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टेक प्लेस इन फर्स्ट, देख रहे हैं आप लोग। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, ऑक्सीजन का एड ऑन होना, हाइड्रोजन का रिमूवल होना। ठीक है, तो हमने देखा कॉपर जो को अगर हम ऑक्सीजन दे रहे हैं तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, कॉपर जबकि ब्लू कलर का होता है, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का बन रहा है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसने रिएक्शन करी तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक, अब बात करते हैं इसकी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस इन सेकंड रिएक्शन। अब इसमें देख सकते हैं आप लोग, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होने का मतलब क्या बताया था मैंने, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। और H2 था, H2O बना, H2 में O का एडिशन हुआ, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस रिएक्शन के अंदर दोनों चीज़ें हो रही हैं साथ साथ, इसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आज आपका चैप्टर पूरा होता है ये वाला, यही लास्ट टॉपिक थे। सारी एक्टिविटी मैंने करा दी हैं, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुके हैं। ओके बाय, थैंक्स।